हाय एवरीवन। तो हम अब कुछ इकोनॉमिक्स के टॉपिक रिवाइज करेंगे जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हैं, जो हर बार ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पीटी में भी आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा वर्थ है। अगर हम इनको लास्ट में एक बार रिवाइज कर लें तो याद रहेंगे। तो पहले हम जो है वो एनपीए रिवाइज करेंगे। वो ये तो हमेशा न्यूज़ में रहता है क्योंकि करंट गवर्नमेंट हमेशा इसके बारे में बात करते रहते हैं। तो हमें अब इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब जो बैंक के लोन्स हैं, तो इससे हमें ये समझ में आता है जो लोन्स होते हैं बैंक के लिए वो एसेट्स होते हैं और जो डिपॉजिट्स होते हैं वो उनके लिए लाइबिलिटीज़ होती हैं। अब एसेट्स या तो स्टैंडर्ड होंगे कि हाँ भाई लोन दिया है उन्होंने और उसमें सब नॉर्मल चल रहा है, या फिर वो नॉन परफॉर्मिंग होंगे। अब नॉन परफॉर्मिंग ऐसा तो है नहीं कि भाई आज की ड्यू डेट थी, अब कल ही अगर उसने पेमेंट नहीं आई तो हम उसको नॉन परफॉर्मिंग बोलने लग जाएंगे। नहीं, 90 डेज़ तक अगर नहीं होता है तो नॉन परफॉर्मिंग बोलते हैं। तो ये 90 डेज़ याद रखेंगे। अब 90 डेज़ से पहले भी तो हम कुछ अपना मेंटेन करेंगे ना, तो उसमें उसके लिए ये हम सबसे इम्पॉर्टेंट ये आप देख लो कि सबसे पहले वो स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 में जाता है, फिर स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 में जाता है, फिर स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 में जाता है, फिर उसके बाद एनपीए बनता है। तो 90 डेज़ हो गए यहाँ पे। एनपीए के बाद भी 90 डेज़ के बाद भी अगर वो नहीं देता है तो उसके बाद वो सब स्टैंडर्ड बन जाता है। सब स्टैंडर्ड के बाद वो डाउटफुल हो जाता है, डाउटफुल के बाद वो लॉस हो जाता है। तो इनका टाइम फ्रेम देख लेते हैं। 0 अप टू 30 डेज़ अगर कोई पेमेंट नहीं करेगा तो वो 0 में जाएगा। अप टू 30 टू 60 डेज़ अगर कोई नहीं करेगा तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 में। 2 में 60 टू 90 डेज़ हमने पढ़ा, 90 डेज़ होते ही उसको हम बुलाने लगेंगे एनपीए। ठीक है। अब एनपीए के बाद वो अगर 12 महीने तक नहीं देता है तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट हो जाएगा। अब उसके लिए उसे प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। 15% हमारी सिक्योर्ड पोर्शन पे, 25% अनसिक्योर्ड पोजीशन पे, लोन्स पे। प्रोविजनिंग क्या होती है? प्रोविजनिंग होती है एक अमाउंट जो बैंक अपना साइड रखता है प्रॉफिट्स में से निकाल के कि भाई कुछ भी हो जाए तो, क्योंकि उसके लिए ये एसेट्स है, अगर उसका कम होगा तो उसको नुकसान होगा ना इससे, क्योंकि उसे डिपॉजिट पे पहुँचाना भी तो है। इट इज़ समथिंग लाइक आपका बर्थडे आता है और आपकी मम्मी जो है 100 रुपये देती है आपको हर बारी, तो आप अपनी पार्टी कर लेते हो। पर इस बार आपको लग रहा है कि भाई आपने कुछ तो गड़बड़ कर दी है एग्ज़ाम में या फिर कहीं पे भी, तो 90 रुपीज़ शायद देगी मम्मी, 10 रुपये काट लेगी वो नाराज़गी से। तो आप पहले से प्रोविजनिंग बना के चलते हो। जो रोज़ के 5 रुपये मिलते हैं ना उसमें से आप 1 रुपये बचा लेते हो, रोज़ की बर्थडे तक 10 रुपये और जुड़ जाएंगे तो फिर हो जाएगा। अब ये 12 में, अब उसके बाद हो जाता है, अगर वो 12 महीने के बाद भी नहीं देता तो वो हो जाता है डाउटफुल एसेट 1। ठीक है। अब आपको और ज़्यादा डाउट आ गया कि भाई मम्मी तो मुझे लग रहा है 80 ही देगी, तो फिर आप 25% उसका अपना प्रोविजनिंग करोगे और 100% अनसिक्योर्ड पे प्रोविजनिंग हो गई। अगर 1 से 3 साल के तक भी ना दे तो वो हो जाता है डाउटफुल एसेट 2, 2। प्रोविजनिंग उस पर 40%। ये अभी तक तो पूछा नहीं है ऐसे प्रोविजनिंग कितनी रखते हैं, बट इन केस तो इसमें अगर हम ये 20 और 40 भी याद ना रखें, हमें ये याद रखना है कि डाउटफुल एसेट 1 बनते ही 1 साल के बाद अनसिक्योर्ड लोन पे 100% की प्रोविजनिंग होती है। आफ्टर 3 ईयर्स डाउटफुल एसेट 3 हो जाते हैं, डाउटफुल एसेट 3 के अकाउंट में चला जाता है और उसके लिए तो भाई 100% प्रोविजनिंग, और उसको हम क्या बोलेंगे? लॉस मेकिंग एसेट। अब क्या क्या करा जाता है तो हमने पढ़ लिया। अभी हम इनको सबको पढ़ेंगे, प्रोविजनिंग, सारफेसी एक्ट, आईबीसी, फोरक्लोजर, राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ। ठीक है। अब ये पढ़ लेते हैं। आईबीसी से पहले ये कुछ टर्म जो यूज़ होती थी, ये होता था कि हम डेथ का रिकन्स्ट्रक्ट करते थे, कॉर्पोरेट का सस्टेनेबल रिस्ट्रक्चरिंग करते थे, स्ट्रेस्ड एसेट्स की, उसको S41A कहते थे। स्ट्रेटेजिक डेट डेथ को रिकन्स्ट्रक्ट ही कर रहे थे आईबीसी आने से पहले। फोरक्लोजर क्या होता था कि हम लोन्स को पहले क्लोज कर देंगे ड्यू डेट होने से पहले, और जो मॉर्टेज रखी हुई है प्रॉपर्टी वो बैंक ही होगा लेंडर, जो लेंडर है वो पहले ले लेगा प्रॉपर्टी, टेक ओवर कर लेगा। फिर सिक्योरिटाइजेशन क्या होता था? जो भी डॉक्यूमेंट्स हम देते हैं लोन लेने के लिए ना, वो उसको सिक्योरिटी में कन्वर्ट करते थे और उसको मार्केट में सेल कर देते थे। अब सारफेसी एक्ट आने से पहले, अभी आया नहीं है सारफेसी एक्ट आने से पहले क्या होता था? अगर बैंक ने लोन दिया और वो एनपी हो गया है तो वो ऐसे खुद से सिक्योरिटी नहीं ले सकता था। जो भी जिस मोर्टेज हुई है वो सिक्योरिटी पोजेस नहीं कर सकता था। उसे कोर्ट में जाना है, कोर्ट अपना पूरा टाइम लेगा, स्वीट ड्रीम टाइम, फिर वो भाई अपना जो भी रूलिंग आएगी उसके हिसाब से होगा। तो भाई ये टाइम कंज्यूमिंग था बहुत ज़्यादा, बैंक तो लोग लॉस में जा रहे थे। तो फिर एक नरसिम्हन कमेटी 1, नरसिम्हन कमेटी 2 आई, ये याद रखेंगे। उन्होंने बोला कि भाई सरफेसी एक्ट 2002 लेके आओ। सरफेसी एक्ट आ गया। उसमें क्या था कि सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी की है वो बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के हम इन्फोर्स करा लेंगे। सबसे बड़ा इशू था वो सॉल्व हो गया। एसेट को रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे बाय एक्वायरिंग, एक एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी बनेगी तो वो एक्वायर करेगी। ठीक है।
कोई भी इंटरेस्ट या राइट पर सिक्योरिटाइजेशन करेंगे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, फिर आईबीसी आ जाता है उसके बाद। अब आई नो इसमें भी कुछ इश्यूज होंगे और हम पर इतना नहीं जाना है डीप में, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं आईबीसी का। वैसे तो अगर जैसे डिफ़ॉल्ट हो गया पेमेंट पे, 10,000 रुपये की पेमेंट, 10 करोड़ की लेते हैं भाई, 10,000 की ले, 10 करोड़ की पेमेंट है, अब डिफ़ॉल्ट हो गया उस पर किसी ने, मतलब मेरे बिज़नेस पे। अब इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन होगा। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन का सबसे बड़ा इसमें एक फ़ायदा है कि कोई भी क्रेडिटर या डेटर, अब क्रेडिटर डेटर आई होप आपको क्लियर हो भाई, मैं तो कॉमर्स से हूँ, मुझे तो क्लियर होगा, नहीं है तो बताना, ठीक है। तो ये हम एक याद रखेंगे कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन कोई भी कर सकता है, डेटर हो या क्रेडिटर हो। एक्सेप्टेंस ऑफ इंसॉल्व, अब जो ये एप्लीकेशन इंसॉल्वेंसी की होगी वो एनसीएलटी एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो एनसीएलटी ही अपॉइंट करता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को। फिर और एक कमेटी कंस्टिट्यूट होती है, एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की, सीओसी, एक कंस्टिट्यूट ऑफ क्रेडिटर्स की कमेटी भी बनती है। और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ये याद रखेंगे, एनसीएलटी सिर्फ अपॉइंट कर रहा है इनको, ठीक है। अब रिजोल्यूशन प्लान बनाएंगे, ये जो प्रोफेशनल्स हैं ये रिजोल्यूशन प्लान बनाएंगे और सीओसी को सबमिट कर देंगे। अब रिजोल्यूशन जो इन्होंने प्लान बनाया प्रोफेशनल ने, या तो वो अप्रूव कर दें 66% ऑफ वोट्स से सीओसी, वरना तो फिर लिक्विडेशन हो जाएगा। अगर वो रिजोल्यूशन प्लान मतलब नहीं करते हैं, कि उनको लगता है कि नहीं भाई ये नहीं हो पाएगा, तो फिर उस कंपनी को लिक्विडेट कर देंगे। पहले पढ़ लेते हैं कि क्रेडिटर्स का जो हमने देखा ना, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, उसमें क्या होता है, सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। अब ये डिटेल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उन्हें फंसाना हुआ तो जहाँ तक है यहीं पे फंसा पाएंगे। तो जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है वो सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए होते हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हमारे कौन होंगे एक कंपनी के लिए, या तो बैंक, एनबीएफसी। दूसरे क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जो जैसे कि सामान उधार पे बेच दिया, उन वाले क्रेडिटर्स क्यों नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की हम कमेटी बनाएंगे। बट जो प्रोसीड है, जो मनी है, जो रिजोल्यूशन से मनी आएगी या फिर जो भी अगर लिक्विडेशन हुआ उससे मनी आएगी, तो वो शेयर होगा भाई, पैसा दोनों में शेयर होगा, फाइनेंशियल भी और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी। तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि क्रेडिटर्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो एक फाइनेंशियल हो गया, एक ऑपरेशनल हो गया। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स वो होते हैं जो ऑपरेशनल वर्क जो होता है ना कंपनी का। ऑपरेशनल वर्क क्या होता है, जो मेन वर्क होता है, जैसे अगर कोई कंपनी कार बना रही है या कार का कोई पार्ट बना रही है, तो वो उसका ऑपरेशनल काम है। तो उसके बेसिस पे जो भी उसे उधार मिलेगा या देगा वो उसका ऑपरेशनल लोन या एसेट होगा, ठीक है। तो जो उसका प्रोसीड होगा वो उस, और ये कैसे डिसाइड होगा, ये वो डिसाइड करेंगे कि ये शेयर कैसे होगा। एनसीएलटी का इसमें कोई से नहीं होगा, तो फाइनेंशियल क्रेडिट्स का थोड़ा ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर होगा, और एनसीएलटी इंटरफेयर भी नहीं कर सकती। ये मेरिट ऑफ कमर्शियल डिसीजन है, लिमिटेड जुरिडिक्शन रिव्यू है एनसीएलटी का। सीओसी इंटर आलिया इंटरेस्ट, मतलब ये माना जाता है कि जो क्रेडिटर्स हैं, सीओसी मतलब बोले तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, वो इंटरेस्ट देखेंगे सब स्टेक होल्डर्स का, ये हम मान के चलते हैं। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स और कॉर्पोरेट डेटर्स, एनी वन कैन इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, ये हमने देख लिया। कोड जो है उसको 4 पिलर इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलता है। पहला इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, हमने देखा कौन अपॉइंट करता है इन्हें, एनसीएलटी अपॉइंट करती है। ये कौन होते हैं, ये एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बैंक्रप्सी प्रोसेस में ये एफिशिएंट होते हैं। इनकी कोई पढ़ाई होती होगी ना भाई, पर इनको रेगुलेट कौन करता है, देखो सिर्फ अपॉइंट कर रहा है एनसीएलटी, रेगुलेट कौन करता है, ये शायद कोई पीवाईक्यू या फिर बहुत जगह देखा है मैंने ये वाले क्वेश्चन में घुमाते हुए कि एनसीएलटी अपॉइंट करती है, एनसीएलटी ट्रेन करती है, ऐसे करके कुछ। तो ये रेगुलेट होते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, तो एजेंसीज से होते हैं। तो 4 हम इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं आईबीसी के। पहले हो गए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, दूसरे होंगे हमारे इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ क्या होते हैं, जो आईपी की मदद करते हैं सारे फैक्ट्स और लैंडिंग के सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एक जगह करने में और हेल्प करने में। थर्ड होते हैं हमारे अब्जुडिकेशन। अब्जुडिकेशन में 2 हैं हमारी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और डेथ रिकवरी ट्रिब्यूनल। अगर कंपनी का एब्जुडिकेशन है तो वो एनसीएलटी करेगी, और इंडिविजुअल्स का है तो वो डीआरटीज मतलब डेथ रिकवरी ट्राइब्यूनल करेगी। अब इन दोनों के लिए एपेलेट बॉडी भी है, वो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का हो गया NCALT,
और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का हो गया DRAT, मतलब एपेलेट और लगा दो बस। और फोर्थ जो है हमने 3 पढ़ लिए, एक पढ़ लिया IP, दूसरा पढ़ लिया इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़, तीसरा पढ़ लिया अब्जुडिकेशन में 2 पढ़ लिए NCLT, DRT और इन दोनों का एक अब्जुडिकेशन भी हो, मतलब एपेलेट बॉडी भी होती है NCALT और DRAT। फोर्थ हमारा क्या है, रेगुलेटर्स कौन है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हमारा रेगुलेटर है। तो मेन सबसे ऊपर रेगुलेटर हो गया हमारा इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये जो IBC कोड है इसके कुछ और डिटेल्स देखते हैं। ये कोड जो है वर्कर्स को भी प्रोटेक्ट करता है। ये हमको लग सकता है कि यार ये वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा हो, तो ये भी याद रखेंगे कि IBC जो है वो उनको भी करता है। क्यों कि जो सैलरीज़ हैं वो 24 मंथ तक फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। अगर जैसे लिक्विडेशन हुआ, 250 करोड़ की कंपनी बिकी, तो उनके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके 24 मंथ की सैलरीज़ को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है कि भाई पहले उनकी सैलरीज जाएगी, तब जाके तुम लेके भागोगे अपना पैसा, जब या फिर जो भी हमारे डेट उधार हैं वो तब चुकेंगे। फिर IBC 2016, ये जो है वो एप्लीकेबल नहीं है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। अब बैंक नहीं कह सकता भाई मेरा दिवाला निकल गया, मेरा इंसॉल्वेंसी करवा दो। NBFCs नहीं कह सकते, इंश्योरेंस कंपनी और फंड्स वाले नहीं कह सकते ये। बट मैं मतलब NBFC जो 500 करोड़ से नीचे की हैं और वो क्राइसिस फेस कर रही हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये 2019 में ही अमेंडमेंट आया था कि NBFCs को कुछ एक्सेप्शंस हैं कि 500 करोड़ तक की जो NBFCs हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये याद है, नॉट कोई NCLT, नो कुछ, ये कॉरपोरेट अफेयर्स है। इसने बोला कि सेक्शन 277 ऑफ IBC अनेबल करेगी वो NBFCs, जो RBI रेगुलेट कर रहा है ना NBFCs को, वो अनेबल करेगी कि भाई वो जा सके NCLT में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। और ये इनिशिएट जो है वो सिर्फ RBI कर सकती है। RBI नहीं लिखा हुआ, बोला कि रेगुलेटर कर सकता है, तो हाँ, क्योंकि NBFC को कौन रेगुलेट करता है, RBI। ठीक है, समझ में आ गया ना कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर नहीं कर सकते, NBFCs भी नहीं कर सकती। बट 2019 में क्या हुआ, उन्होंने बोला सेक्शन 277 ऑफ IBC, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बोला कि NBC जो 500 करोड़ तक की हैं, जो अनेबल करता है कि NBC जो रेगुलेट होती हैं RBI से, ये सिर्फ एक टेम्पररी एग्रीमेंट है। तो ये तो मतलब इस पे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ तक याद रखना कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडर्स नहीं जा सकते, क्योंकि टेम्पररी का तो पता नहीं ना। अब देखते हैं हम, पहले बैड बैंक देख लेते हैं। बैड बैंक्स क्या होते हैं, ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी 2021 में बनी। उसमें क्या था, उसमें 49 तो NARCL में 49% तो प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स हैं, 51% स्टेक जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने ले रखा है। ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी किस किस का एसेट रिकंस्ट्रक्शन करेगी, गवर्नमेंट कंपनीज़ का, पब्लिक कंपनीज़ का, अनलिस्टेड कंपनीज़ का। और एक बनाई है हमने इंडिया डेथ रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वो किसका करेगी, वो नॉन गवर्नमेंट कंपनीज़ का करेगी हमारी, मतलब प्राइवेट कंपनीज़ हो गई, वो हमारी करेगी इंडिया डेथ रिजोल्यूशन कंपनी। तो 2 याद रखेंगे कि अगर ये बोले कि भाई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ही सबका करती है, नहीं, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज़ के लिए हमने अलग बनाया हुआ है। और NARCL और IRDCL को मिला के, दोनों को मिला के हमारा बैड बैंक बनता है। ये क्या करते हैं कि पहले मतलब जो उनके बैड लोन्स हैं वो ख़रीदेंगे, और फिर ये जो हैं ये सेल करने की कोशिश करेगा। पर अगर बैड बैंक नहीं कर पाता सेल, लॉस पे भी, तो फिर गवर्नमेंट उनको गारंटी दी होती है, उससे वो अपना प्रॉफिट मतलब वो करते हैं। अब बैड बैंक्स जो हैं वो नॉर्मल बैंक की तरह नहीं होते, वो लैंडिंग और डिपॉजिट नहीं करते, वो सिर्फ कमर्शियल बैंक की हेल्प करते हैं उनकी बैलेंस शीट क्लियर करने में। मतलब सेम एज ARC, हमने ARC पढ़ लिया ऊपर, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, कहाँ गया, तो वो सेम एज ARC है। बट ARC जो थी वो फंडेड नहीं थी गवर्नमेंट से, बैड बैंक जो है वो फंडेड है गवर्नमेंट से इनिशियली। टाइप के हमारे रिजोल्यूशन हमने देखा ना, रिजोल्यूशन कोई भी डाल सकता है, तो अब उसमें भी उन्होंने 2 कर दिए, एक तो प्री पैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, एक हो गया कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। प्री पैक पढ़ते हैं पहले। प्री पैक में क्या है, सिर्फ कॉर्पोरेट डेटर्स रिजोल्यूशन इनिशिएट कर सकते हैं और ऑनर्स सिर्फ सबमिट कर सकते हैं।
तो इनिशिएट सिर्फ डेटर्स कर सकते हैं और सबमिट सिर्फ ओनर कर सकता है कंपनी का, डिस्ट्रेस कंपनी का। और जो पहले की एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट कंपनी है वो कंट्रोल रिटेन करती है। प्री पैक है ना, तो सब कुछ प्री लेवल पे होगा, एनसीएलटी का इन्वॉल्वमेंट कम होगा, पब्लिक और सबका इन्वॉल्वमेंट कम होगा। और ये एप्लीकेबल है फॉर डिफ़ॉल्टर जिनका 1 करोड़ से कम है। ऑफकोर्स अगर हम इतनी छूट दे रहे हैं तो वैल्यू कम है, इसलिए हम 1 करोड़ से पहले उनको बोल रहे हैं कि आपस में ही कर लो। और ये 120 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरा है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। उसमें क्या होता है, कॉर्पोरेट डेटर्स हो, डेबिट क्रेडिटर्स हो, कुछ भी कोई भी इनिशिएट कर सकता है। पब्लिक बिडिंग होगी, प्रोसेस है, पब्लिक बिडिंग से प्रोसेस होगा, मतलब एनी वन कैन सबमिट। इसमें सिर्फ ऑनर कर सकता था ना, इसमें कोई भी सबमिट कर सकता है। मैनेजमेंट जो है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास चला जाएगा, और अगर डिफ़ॉल्ट 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो उसमें होता है, और 180 दिन में इसको ख़त्म करना है हमें रिजोल्यूशन को। अब आरबीआई क्या करती है, एक आरबीआई का प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वो करती है। अगर उन्हें लगता है कि रिस्क का थ्रेशोल्ड ब्रीच हो गया है बैंक का, तो वो पीसीए लेके आती है। उसमें वो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाती है बैंक पे कि भाई अब तुम अपने ब्रांचें मत खोलो, पहले अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट कर लो, क्योंकि उससे नुकसान कस्टमर को होगा ना। अगर बैंक के पास पैसा नहीं बचेगा, वो अपनी ब्रांचें खोले जा रहे हैं, तो उसका लाइबिलिटीज़ बढ़ती चली जाएंगी, उसके एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाएंगे, तो वो कैसे करेगा फुलफिल। और बैंक रन हो गया तो फिर तो उसका दिवाला ही निकल जाएगा। और अगर कोई भी कंट्री में बैंक्स का दिवाला निकलता है तो उससे तो भाई कोई भी नहीं बच सकता, फिर वो कंपनी कह रही, वो कंट्री बेकार ही हो जाती है। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे ब्रांच को एक्सपेंड मत करो, और जो डिविडेंड पेमेंट है अपने बैंक्स पे वो रोक दो, अभी डिविडेंड मत दो अपने। ठीक है, अब कैप कर देंगे लैंडिंग पे कि ज़्यादा लैंड मत करो, कि अपने लाइबिलिटी, अपने एसेट्स, मतलब लोन दिए जा रहे हो कि हमारे एसेट्स बन रहे हैं, बट वो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनते गए तो उसका क्या करोगे। फिर न्यू मैनेजमेंट पॉलिसी भी ला सकता है, ऐसे नहीं सभी लाने, कुछ जो आरबीआई के हिसाब से है, तो न्यू मैनेजमेंट पॉलिसी भी ला सकता है। और आरबीआई के पास राइट है कि वो सुपरसीड भी कर सकता है बैंक के मैनेजमेंट को अंडर पीसीए, कि भाई उनको लग रहा है कि मैनेजमेंट सही नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा एनपीएस हो रहे हैं, बेकार लोगों को लोन दिया जा रहा है, या फिर तो उसके हिसाब से वो कर सकता है। फिर एनपीए प्रोविजनिंग हमने जैसे पढ़ा। अब एनपीए प्रोविजनिंग में कुछ याद रखेंगे कि 10% अलाउंस एप्लीकेबल है टोटल अमाउंट का। एनपीए हमने देखा कि लोअर कैटेगरी अगर है तो 20%, और अनसिक्योर्ड है तो 100%। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रोस एनपीए, नेट एनपीए। देखो ग्रोस एनपीए तो वो हो गया कि हमने जो भी हमारे एनपीएस हैं हमने वो सब लिख लिया, पर ये एक्चुअल लॉस नहीं होता, क्योंकि उसमें हमारा प्रोविजनिंग भी तो है। हम 25%, 40%, 100% ये सिक्योर अपनी प्रोविजनिंग भी तो कर रहे हैं। तो अगर हम उसको माइनस कर देंगे तो जो हमारा एक्चुअल लॉस है उसको हम बोलेंगे नेट एनपीए। अब इसके जो न्यूज़ क्या थी 2023 में कि 10-year लो है, तो ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिख सकता है, बट इट इज़ ट्रू। 10-year लो है 3.9% हमारा मार्च 2023 में एनपीएस। अब विलफुल डिफ़ॉल्टर्स कौन होते हैं, जो भैया लार्ज डिफ़ॉल्टर्स हैं, अगर उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो उसे हम विलफुल डिफ़ॉल्टर, लार्ज डिफ़ॉल्टर बोलेंगे। विलफुल डिफ़ॉल्टर जिसका 25 लाख से ज़्यादा का है। आइडेंटिफिकेशन कमेटी है बाय लेंडर्स। अब बस ये छोटा सा देख लेते हैं कि स्लिपेज रेशो, ये काफ़ी मतलब कोई बिल्कुल ही उनका होता है, कभी कभी एकदम से कॉमर्स वाली कोई टर्म पूछ लेंगे। तो स्लिपेज रेशो में हमने देखना है कि कितने नए एनपीएस बन रहे हैं हमारे पहले की जो हमारी एडवांसेस आए हुए हैं उस पर ये देखेंगे। तो अगर इसका बेसिक से याद रखेंगे, इट इज़ अ नेगेटिव काइंड ऑफ रेशो, कि अगर ये बढ़ेगा तो एनपीए मतलब हमारे बढ़ रहे हैं, नए एनपीएस कितने ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। ये सब तो इससे रिलेटेड ये वाला है। 4R अप्रोच अभी बैंक मतलब ये करंट में थी एनपीए के लिए। रिकॉग्नाइज करेंगे, ये बजट में बोली थी सीतारमन जी ने, कि हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, रिजोल्यूशन ला रहे हैं, फिर रिकैपिटलाइज कर रहे हैं, और फिर रिफॉर्म कर रहे हैं एनपीएस के लिए। तो 4R अप्रोच बाई चांस, क्योंकि वो आ चुका है ना S4A वाला करके ऊपर, तो 4R अप्रोच, उसमें रिकॉग्नाइज, रिजोल्यूशन, रिकैपिटलाइज, रिफॉर्म। बस थैंक यू यार, फाइनली हो गया।